हेलो। ओके, तो आज हम लोग कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हम केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो उसमें आज मैं कोलिजन थ्योरी को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो जो अब तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। हमने कल एक ग्राफ देखा था, राइट। एक हमने डायग्राम बनाया था जिसमें हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझा और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जाना, राइट। तो मैंने कहा था कि जो एक्स एक्सिस होती है वो बेसिकली रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस को दिखाती है, ठीक है। कि भाई कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन लेफ़्ट से राइट साइड में प्रोग्रेस कर रही है। वाई एक्सिस जो थी वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मान लो फॉर इंस्टेंस रिएक्टेंट यहाँ पर है और रिएक्टेंट ने क्या किया कि एक पाथवे फॉलो किया कि दिस इज़ द रिएक्शन, this is reactant basically R, correct, and this is your product। तो उस प्रोडक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग फिर मैंने उसको बताया था आपको, इट विल बी EP और ये क्या हो जाएगा ER। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने डिस्कस किया कि जो ये मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, दिस मिनिमम एनर्जी, या इसको हम बोलते हैं, इस मिनिमम एनर्जी बैरियर को हम बोलते हैं, इस मिनिमम एनर्जी बैरियर को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल देते हैं। कि थ्रेशोल्ड का मतलब तो आप जान ही रहे हो ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि इतना मिनिमम एनर्जी तो चाहिए, अगर ये बैरियर क्रॉस नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। सो दिस मिनिमम एनर्जी बैरियर इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि रिएक्शन अभी मैं फॉरवर्ड के केस में डिस्कस कर रहा हूँ, तो हम इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में जा रही है, तो अगर रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में जा रही है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बट दिस रिएक्शन, दिस डिफरेंस इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों आप ये कह सकते हो, दिस इज फॉर फॉरवर्ड एंड दिस इज फॉर बैकवर्ड, ठीक है। ई डैश इसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा बिकॉज प्रोडक्ट हैज़ बिकम रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट हैज़ बिकम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाने के लिए दिस लेवल को क्रॉस करना होगा, तो दिस विल बी द बैकवर्ड पाथवे एंड दिस विल बी द फॉरवर्ड पाथवे। सो दोनों का एनर्जी फॉर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, नाउ अब कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ये एनर्जी डिफरेंस है रिएक्टेंट, अभी मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे था और प्रोडक्ट अब कहाँ पर आ गया, लो एनर्जी पे आ गया। तो जो EP माइनस ER होगा दैट विल बी नेगेटिव। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं HP माइनस HR। और हमने डिस्कस किया था कि ये क्या बोला जाएगा, डेल्टा H। तो डेल्टा H क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमने कंक्लूड किया था कि जिसका डेल्टा H नेगेटिव होगा, एंथैल्पी मीन्स डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक। क्योंकि रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे बैठा था और अब एक्सोथर्मिक
रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है डेल्टा एच। तो रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे बैठा था, प्रोडक्ट बना लोअर एनर्जी पे आ गया फाइनली, तो ओवरऑल उसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अगर यही रिएक्शन एंडोथर्मिक होती तो क्या होता, तो रिएक्शन का प्रोफाइल कैसा हो जाता, इस तरीके से कुछ लोअर साइड पर रिएक्टेंट होता और अपर साइड पर प्रोडक्ट होता, ऐसे, राइट। सो दिस विल बी योर ई आर और दिस विल बी योर ई पी। और ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या हो जाता, यू कैन से एच पी माइनस एच आर और ई पी माइनस ई आर। किसी बुक में ई के सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, किसी में, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये किसके लिए होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये क्यों बताना, अब देखिए, अब मिनिमम बैरियर कितना होगा रिएक्टेंट के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। और अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट के लिए हो जाएगी, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में, तो ई एक्टिवेशन डैश फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये किसके लिए हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो इतना कंप्लीट हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन का डिस्कशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिस्कशन, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अब मैं इसे कोलिजन थ्योरी में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो किन्हीं एटम्स या मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने से होती है। अब अगर मान लो उस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल कोलिजन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाए तो क्या हुआ, प्रोडक्ट सपोज बन गया। तो बेसिकली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं तो जनरली वो किससे, मीन्स देयर, वहाँ पर क्या होता है, कोलिजन, 2 रिएक्टेंट को कोलाइड कराते हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो अब जब वो कोलिजन करेंगे तो उनके पास कुछ दे कैरी एनर्जी। अब कोलिजन भी कई तरीके, कुछ होता है बहुत स्लो स्पीड में कोलाइड कर रहे हैं, कुछ होता है कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है, रैंडम कोलिजन हो रहा है, कोई होता है फिक्स पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कोलिजन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ओरिएंटेशन का एक एग्जांपल। सपोज आपका एक मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल आपके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया, ये सरफेस है, ठीक है। कई बार मोबाइल गिरता है तो ब्रेक नहीं होता है, लेकिन कई बार मोबाइल गिरता है और नॉर्मल भी गिरता है तब भी स्क्रीन ब्रेक हो जाती है, राइट। तो क्या डिफरेंस था, मोबाइल यहाँ पर तेज़ी से गिरा फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ नॉर्मल गिरा, लो स्पीड से गिरा फिर भी ब्रेक हो गया। क्यों, क्योंकि जब इस टाइम पर ये जब गिरा तो इसका ओरिएंटेशन करेक्ट था, इसका एंगल करेक्ट था, इसलिए जिस ओरिएंटेशन और एंगल पे गिरा उसने जो इम्पैक्ट था उसका उस वक्त बिल्कुल सही इम्पैक्ट उसको ट्रांसफ़र हुआ और मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से जो आपका मोबाइल है वो उसका स्क्रीन ब्रेक हुआ, करेक्ट। तो कोलिजन करने के बाद जो इम्पैक्ट आता है वो डिपेंड करता है कि किस ओरिएंटेशन से और कितने स्पीड से कोलिजन हो रहा है। इसीलिए सारे कोलिजन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं करते हैं। इन्हीं फाउंडेशन को लेकर कुछ पॉइंट्स हैं कोलिजन थ्योरी के, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप तो लिखो, पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या होगा, गैस करके बताओ। देखो, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या होगा, सिंपल पोस्टुलेट, कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन होगा। सो फॉर अ रिएक्शन टू अकर, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए collisions between reacting molecule must occur. Reacting molecules must occur.
कोलिजन ही नहीं हुआ तो रिएक्शन कहाँ से होगा? तो पहला कंडीशन तो यही हुआ कि कोलिजन होने चाहिए. नाउ सेकंड पॉइंट, all collisions don't lead to product formation. सभी कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे. ओके, तो सिंपल पॉइंट्स हैं, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंशियल मैनर में याद करोगे तो हो जाएगा. अब बात आती कौन से कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे. सो ओनली दोज कोलिजन्स result in chemical reaction, और यू कैन से कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, in which the colliding molecules possess a certain, इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको, आप लिख लो अभी, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो हम अभी थ्रेशोल्ड की बात कर रहे थे ना ऊपर, वही मैं बता रहा हूँ. सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, राइट. और इसको हम बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं कि इतना तो मिनिमम हमें एनर्जी चाहिए होगा अगर हमें उस बैरियर को क्रॉस कराना है. तो मैं दिखा भी देता हूँ वो कौन सा बैरियर है. दिस इज़ योर बैरियर, राइट. आगे चल के यहीं ट्रांजिशन स्टेट भी बनाएंगे हम लोग. तो दिस इज़ योर बैरियर. अगर यहाँ से इस बैरियर को क्रॉस नहीं कराया तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा. ठीक है. तो अब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं. अब कोलिजन करने के बाद, कोलिजन किए तो इनका एनर्जी राइज होएगा. अगर वो एनर्जी रेज, जो इनका पोटेंशियल एनर्जी या इनका ओवरऑल एनर्जी फैक्टर उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं, यानी कि कोलिजन शुड लीड टू अचीव दैट एनर्जी बैरियर. कोलिजन से उतना एनर्जी होना चाहिए अचीव, तभी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जाएगा. और इसी को हम बोलते हैं, इन्हीं कोलिजन्स को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव कोलिजन्स. इसलिए सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ओनली इफ़ेक्टिव कोलिजन्स विल लीड टू द प्रोडक्ट. और वो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स क्या होगा कि वो कम से कम उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्रॉस कर पाएँ. ठीक है. नाउ उसके लिए क्या होना चाहिए कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड. कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड. ठीक है, कि अगर रिएक्शन होनी है तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, तभी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे. जैसे सपोज फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हैलाइड होता है. ठीक है, हैलाइड है, ये हेलो एल्केन्स है. इस पर मान लो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. अब मान लो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये जब बैक साइड से अटैक करता है तो इसको हम SN2 मैकेनिज्म बोल देते हैं. तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग लोब है पीछे से आता है, इसका एंटी बॉन्डिंग लोब पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और मतलब ये रिएक्टेंट है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो अगर ये पीछे से 180 डिग्री एंगल से कोलिजन करेगा तो इफ़ेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, राइट. तो दिस यू कैन से कि क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसका और ये इससे बॉन्डिंग बनाना शुरू करेगा और ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट. तो अगर ये अगर ये कायरल सेंटर है तो अगर ये R है तो फिर ये S हो जाएगा, राइट. तो बेसिकली ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स का इम्पॉर्टेंट है जब वो कोलाइड कर रहे हैं, तो दैट विल लीड टू द इफेक्टिव कोलिजन एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. सो इतना रीड करो. अब फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा कोलिजन्स का. ठीक है, कोलिजन थ्योरी से जो हमें एक्चुअली कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है कोलिजन्स के ऊपर और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड चीज़ में. ठीक है. ओके.